नमस्कार। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी की विजिट हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में। मोदी जी की उज्बेकिस्तान की विजिट जो है उसका प्रमुख कारण जो रहा है वो रहा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करना। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या और इसका भारत के लिए रिलेवेंस क्या है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जानने से पहले हमें कुछ हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर वर्ल्ड में चेंज होता है। मतलब दो सुपर पावर बन के उभरते हैं। उसमें से एक होता है रशिया, दूसरा होता है अमेरिका या यूएसए। लेकिन जब शीत युद्ध का पीरियड चलता है, कोल्ड वॉर का जब पीरियड चलता है, तो कोल्ड वॉर पीरियड के खत्म होने के बाद से जो वर्ल्ड रहता है वो सिर्फ एक ऑर्डर में या यूनिपोलर वर्ल्ड बन के निकलता है। और उस यूनिपोलर वर्ल्ड में जो पावरफुल कंट्री या जो सुपर पावर बन के उभरती है कंट्री, वो कंट्री होती है यूएसए। तो शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के बाद यूएसए का एज अ सुपर पावर इमर्जेंस होता है और साथ ही साथ जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो बाइपोलर वर्ल्ड से हो करके और यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ यानी अमेरिका की तरफ झुकाव हो जाता है चीजों का। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जितने भी ये छोटे छोटे देश हैं उनको ये रियलाइज होने लगता है कि कहीं ना कहीं यूएस अगर पूरी तरह से यूएस अगर सुपर पावर बना रह रहा है तो इनके भी इंटरेस्ट कई जगह ऐसे हैं जो कि सही से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। और अपने इन्हीं रीजनल इंटरेस्ट्स को फुलफिल करने के लिए जो कंट्रीज या जो देश होते हैं छोटे बड़े, ये आपस में मिल करके एक संगठन, एक गुट बनाते हैं। और उन्हीं गुटों में से एक गुट है ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो छोटे और रीजनल जो भी देश हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली यूएस पे ना डिपेंड होकर के उन्होंने ये चाहा कि हम एक अपना गुट बनाएं और वो गुट जो रहे वो हमारे पर्सनल रीजनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रख करके काम करे। तो इसी तरह क्या होता है कि 2001 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया और चाइना, ये 5 देश मिलकर के शंघाई 5 नामक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ समय बाद उज्बेकिस्तान की एंट्री होती है। यानी उज्बेकिस्तान भी इस संघाई 5 का मेंबर बन जाता है। और जब से ये उज्बेकिस्तान इस संघाई 5 का मेंबर बनता है तो इस संघाई 5 का नाम बदल के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है। तो शुरुआती दौर यानी 2001 में 5 देशों का एसोसिएशन मिलकर के संघाई 5 बनाता है। उज्बेकिस्तान की एंट्री उसमें होती है तो 6 मेंबर की कंट्री बन जाती है जिसका कि नाम बदल के उसे एससीओ कर दिया जाता है। और फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों देश जो हैं ये भी इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और इस ग्रुप की संख्या बढ़ करके 8 हो जाती है। और अंतोगत्वा 2021 में ईरान जो है, ईरान भी इस ग्रुप में शामिल हो जाता है, विच मेक्स द मेंबरशिप ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू 9। तो आज के समय में हम अगर बात करें तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक एसोसिएशन है ऑफ 9 कंट्रीज, 9 देशों से बना हुआ एक समूह, एक गुट या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि हम लोग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू, या इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है, क्यों बनी है। तो अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक यूरेशियन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। यानी जो यूरेशिया है, उस यूरेशिया में पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इकोनॉमिकल यानी आर्थिक, और सिक्योरिटी, इन मसलों से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अगर बात करें तो जो भी देश आज के समय में एससीओ के मेंबर हैं, उनका अगर हम बात करें तो 60% एरिया ऑफ यूरेशिया, यानी यूरेशिया का 60% एरिया इस ग्रुप के मेंबर होल्ड करते हैं, लैंड एरिया। साथ ही साथ पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% इस देश में, इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी देश हैं उनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% है। साथ ही साथ अगर हम ये भी बात करें कि जीडीपी का, तो ग्लोबल जीडीपी में, ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एससीओ मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन 30% का है। मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनकी अगर लैंड एरिया के हिसाब से बात करें तो यूरेशिया का 60% लैंड इन मेंबर कंट्रीज के पास है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो एससीओ की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% है। साथ ही साथ अगर हम ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो एससीओ मेंबर्स की जो कंबाइंड जीडीपी है वो ग्लोबल जीडीपी के 30% है। तो ये एक तरीके से इसका फिजिकल फीचर कहिए, या एक तरीके से ग्लोबल लेवल पर इसकी जो इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन की, हमने वो जाना। तो अगर हम बात करें कि एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो टोटल 9 मेंबर हैं, 9 मेंबर्स। ठीक, इस समय संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 9 मेंबर हैं, जो कि हैं इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ईरान। देखिए, इसको याद करना, पिछले साल यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक जो है, ये जो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के प्री और यूपीएससी के मेंस के भी पर्सपेक्टिव में ये इंपॉर्टेंस रखता है, और मैं इसको तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूं। तो प्रीलिम्स में ज्यादातर आपसे ये पूछ सकता है कि कौन कौन से ये देश हैं जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो हम अगर बात करें तो वो हैं इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ईरान। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि अब इसको याद कैसे करें कि ये 9 मेंबर कैसे, मतलब इन 9 मेंबर्स को याद करने का जो अगर सिंपल सा तरीका हम देखें तो वो ये है कि सारी कंट्रीज जिनके नाम के लास्ट में TAN है, तान, वो इसके मेंबर हैं, एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके नाम के लास्ट में TAN आ रहा है, जैसे पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हैं। साथ ही साथ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और रशिया और ईरान। तो ये याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया।
फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कि आखिर में ये जो बॉडी बनी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको किस लिए बनाया गया था। तो इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है फेयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब एक अच्छा खासा साफ सुथरा राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनाई जाए, ठीक है, जहां पर कि सारे जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, आर्थिक रूप से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जितने भी देश हैं उनका जीडीपी में बढ़ोतरी हो सके, उनका ट्रेड अच्छे से हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था उनका वो था फेयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर। दूसरा था एंश्योरिंग पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, मतलब शांति सुरक्षा की व्यवस्था बनाया रखा जाए। तो पीस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इनहैंसिंग टाइज इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब शिक्षा व्यवस्था में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, मतलब जैसे कि कहीं बुलेट ट्रेन बनवानी है तो चाइना के पास टेक्नोलॉजी है तो वो अपने मेंबर कंट्रीज को हेल्प करेगी। टूरिज्म, मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर हैं उनको टूरिज्म के लिए भी एक दूसरे देश में आने जाने में मतलब फ्री मूवमेंट रहे, उनका इजीनेस रहे, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की भी बात किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड एंड इकोनॉमी, यानी कि राजनीति में भी कोऑपरेशन करें, ट्रेड में भी कोऑपरेशन रहे आपस में, और साथ ही साथ इकोनॉमिक लेवल पर भी इनके आपस में कोऑपरेशन रहे, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो था कि स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी आपस में एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे, विश्वास बना रहे। हर एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मेंबर है वो एक दूसरे के ऊपर एटलीस्ट ट्रस्ट करे, मतलब इंडिया पाकिस्तान पे ट्रस्ट करे, इंडिया चाइना के ऊपर ट्रस्ट करे। ये मतलब ये अच्छे अच्छे विचारों के साथ, इस ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, कि ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर और जो सबसे सुप्रीम बॉडी होती है उसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। अब हेड ऑफ स्टेट क्या होता है कि जैसे हमारे यहां हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर को। तो उसी तरीके से जो इसके स्ट्रक्चर में जो सबसे ऊपर और जो सबसे सुप्रीम बॉडी होती है वो कही जाती है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनकी काउंसिल। अब इस काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट का क्या काम रहता है कि फॉर इंटरनल फंक्शनिंग एससीओ कैसे कार्य करेगी, इसका जो भी तरीका होगा वो ये काउंसिल बैठ करके डिसाइड करेगी। इंटरैक्शन विथ अदर स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एससीओ जो है वो किसी और कंट्री के साथ जो भी इंटरैक्शन करेगी या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इंटरैक्शन करेगी उसका प्रोसेस क्या होगा वो भी यही बॉडी यानी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ही देखेगी। काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट के बाद से जो दूसरी इंपॉर्टेंट बॉडी मतलब उसके अंडर में उसके नीचे आ रही है हायरार्की में, वो है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रधानमंत्रियों का काउंसिल, ठीक। इस काउंसिल का क्या काम रहता है कि ये बजट अप्रूव करती है। बजट अप्रूव करने का मतलब कि एससीओ कितना फंड यूज करेगी, एससीओ का कितना फंड कहां यूटिलाइज किया जाएगा, ये सारे कार्य जो होते हैं वो काउंसिल हेड ऑफ
काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पीएम्स की जो काउंसिल है वो डिसाइड करती है। ठीक, तीसरा जो इसमें है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो तीसरा स्ट्रक्चर है रैट्स, उसे कहा गया है RATS। RATS क्या है कि एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है। इस रैट्स का जो काम है ये है टू कॉम्बैट टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए जो जो स्ट्रक्चर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया गया, या जो उसके अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वो बनाई गई रैट्स के नाम से, यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इस टेररिस्ट स्ट्रक्चर का जो काम है वो है कि ये कॉम्बैट करेंगे टेररिज्म से। ठीक है, अब आते हैं कि शंघाई जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर काम करती है तो उसके पीछे उसका एक मोटो होता है, एक थीम होती है। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो थीम या जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल, इस गाइडिंग प्रिंसिपल को कहा गया है शंघाई स्पिरिट। शंघाई स्पिरिट, जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत मानता है वसुदैव कुटुंबकम, उसी तरह से शंघाई कॉरपोरेशन मानता है शंघाई स्पिरिट। अब ये शंघाई स्पिरिट जो है ये कहता है कि हमारी पॉलिसी दो प्रकार से होगी, पहली इंटरनल पॉलिसी और दूसरी एक्सटर्नल पॉलिसी। ठीक, अब इंटरनल पॉलिसी और एक्सटर्नल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है कि इंटरनल पॉलिसी कहती है, यानी जो गाइडिंग प्रिंसिपल है इंटरनल पॉलिसी का, उसके अनुसार जो भी देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट बनाए रखेंगे, यानी एससीओ के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं दे विल म्यूचुअली ट्रस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट बनाए रहेंगे और साथ ही साथ इस प्रकार से कार्य करेंगे कि उसका म्यूचुअल बेनिफिट भी निकले, यानी म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने के साथ साथ म्यूचुअल बेनिफिट भी हो। ये इसकी इंटरनल पॉलिसी है, यानी एससीओ के अंदर जो आपस में देश हैं वो एक दूसरे पर म्यूचुअल ट्रस्ट भी बनाएंगे और साथ ही साथ ऐसे कार्य मतलब करे जाएंगे जिससे कि म्यूचुअल बेनिफिट भी सारे जो भी एससीओ के मेंबर देश हैं उनका हो। साथ ही साथ जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के कल्चर का भी रिस्पेक्ट करेंगे, दैट दे विल रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर ऑल्सो। ठीक, अब ये तो हो गई इंटरनल कि म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट और रिस्पेक्ट कल्चर के लिए। अब एक्सटर्नल में उनका क्या है गाइडलाइन या गाइडिंग प्रिंसिपल? एक्सटर्नल में है कि नॉन अलाइनमेंट, मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसी भी पोलैरिटी को सपोर्ट नहीं करेगी, ये किसी गुट निरपेक्ष रहेंगे, ये किसी गुट के पीछे नहीं भागेंगे। जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, भारत जवाहरलाल नेहरू जी से एडवोकेसी जिसकी करते थे कि हम ना तो यूएस की तरफ जाएंगे ना ही हम रशिया की तरफ जाएंगे, हम अपना खुद के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम कोई भी एक्शन लेंगे फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। तो उसी प्रकार से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी किसी ग्रुप के साथ अलाइन नहीं करेगी, किसी विचार के साथ अलाइन नहीं करेगी। ठीक, साथ ही साथ नॉन टारगेटिंग ऑफ द थर्ड कंट्री, ये कंट्रीज आपस में जो मिल करके जो गुट बनाई हुई हैं ये किसी दूसरी या तीसरी कंट्री के ऊपर टारगेट नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से एक अच्छा खासा ऑन पेपर ये बताने की कोशिश की गई है कि बहुत बढ़िया माहौल बनाएंगे हम लोग आपस में। ओपननेस, हम अपने सारे विचारों को खुला रखेंगे, कोई भी कोवर्ट और पता चला कि मुंह पे बोल रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। आपसे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना रही है वो ओपन रहेगा, चाहे वो यूएस रहे चाहे वो कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेटो हो गया। तो एक तरीके से एससीओ जो है वो नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएस हेड करता है, उसका एक तरीके से एक काउंटर करने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ है।
बेसिकली अगर हम देखा जाए तो। लेकिन नेटो जो है उससे इसका रिलेवेंस भारत में ज्यादा है, या एशिया रीजन में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, इंटरनल हैं और एक्सटर्नल हैं। इंटरनल में जो उस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो चीजें होंगी उन्हें हमने इंटरनल पॉलिसी कहा। इंटरनल पॉलिसी में ये कहा गया कि म्यूचुअल ट्रस्ट की बात की जाएगी, म्यूचुअल बेनिफिट की बात की जाएगी, एक दूसरे के कल्चर का रिस्पेक्ट किया जाएगा। एक्सटर्नल की बात अगर हम करें कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरे लोगों से, यानी दूसरे जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ उसका क्या संबंध रहेगा, तो वो नॉन अलाइनमेंट, नॉन टारगेटिंग ऑफ थर्ड कंट्री, किसी भी दूसरी कंट्री तीसरी कंट्री को टारगेट नहीं करेंगे, और साथ ही साथ एक ओपननेस रखेंगे अपनी हर एक पॉलिसी को लेकर के। तो ये हो गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मोटा मोटी रूप में स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव और उनका गाइडिंग प्रिंसिपल यानी संघाई स्पिरिट। अब हम बात करते हैं कि इस SCO का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के साथ क्या रिलेवेंस है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया 2005 तक SCO का ऑब्जर्वर मेंबर था, फुल टाइम मेंबर नहीं था, केवल ऑब्जर्व करते थे। ठीक, और 2017 में पाकिस्तान के साथ इंडिया भी SCO का फुल टाइम मेंबर बन जाता है। अब इसका भारत के लिए SCO का क्या फायदा है, कि भारत के लिए अगर हम बात करें तो एक तरीके से देखा जाए कि जैसे होता क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान, हम लोगों का आपसी संबंध अच्छा नहीं होता है, और हमेशा ये बात कही जाती है कि बात जो है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो डायलॉग है। The solution for India and Pakistan problem lies in the dialogue। दोनों देशों के बीच में जब तक डायलॉग नहीं होगा तब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। आप लाख रफाल खरीद के भेजिए, चाहे उनके पास तो जो भी है उनका तो सिस्टम ही अलग है। तो एक तरीके से देखा जाए तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू डिस्कस द डिफरेंसेस विद इन द मेंबर्स। मतलब एक मेंबर जो है, जैसे मान लीजिए SCO का मेंबर इंडिया भी है और SCO का मेंबर पाकिस्तान भी है, और जनरली ऐसा नहीं हो पाता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर कि बैठ करके ये दोनों देश आपस में बाइलेटरली बात कर सकें। तो SCO ऐसे समय में एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है जहां पर कि इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और भी कोई देश आपस में बैठ करके आपसी मतभेद जो भी हैं, जो भी दो कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस हैं, उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक, बाइलेटरल मीटिंग विथ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के साथ बाइलेटरल मीटिंग की जा सकती है इजीली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ SCO एंड चाइना ऑल्सो। अब चाइना आप देख ही रहे हैं कि उधर गलवान, उधर पूरा बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ है इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में। तो उसी प्रकार से हम बाइलेटरल डायलॉग कर सकते हैं विथ चाइना ऑल्सो। इवन जयशंकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने 5 पॉइंट एग्रीमेंट डिस्कशन भी किया चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक तरीके से बाइलेटरल टॉक्स करने के लिए भी ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तीसरा, अगर हमारा अपने नेबर स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशन बन जा रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, तो ये हमारी कनेक्टिविटी, स्टेबिलिटी अक्रॉस द बॉर्डर, यानी बॉर्डर्स के इधर और उधर दोनों तरफ जो भी कनेक्टिविटी है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कनेक्टिविटी हुई, टूरिज्म की कनेक्टिविटी हुई, तो ये उसको भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी लाएगा। मतलब दोनों देशों के बीच में स्टेबिलिटी, स्थिरता भी बनी रहेगी। ठीक है, चौथा क्या है कि फुलफिलिंग द एनर्जी डिमांड्स। अब आज के समय में हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है कि हमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है,
और अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ, जैसे कि पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, ईरान भी इसका मेंबर है, चाइना भी इसका मेंबर है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। क्यों? जैसे कई सारे ऐसे पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैं, गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन के प्रोजेक्ट हैं, जैसे तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान और इंडिया, सॉरी ईरान नहीं, इंडिया। तो तापी में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध नहीं अच्छे रहेंगे तो ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन वाला हो नहीं, मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब ये पाइपलाइन चलनी है तुर्कमेनिस्तान से और अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से होते हुए इसको इंडिया में आना है। इसके लिए क्या चाहिए कि एक स्टेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट आपस में देशों के बीच में रहे। उसी तरह से दूसरी एक पाइपलाइन की प्रोजेक्ट है जो है आईपीआई, यानी ईरान, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके जो अगर ऑन ग्राउंड वाकई में तैयार हो जा रहे हैं तो उससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या इसका रिलेवेंस टू इंडिया अगर बात की है तो एससीओ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है भारत के लिए। ठीक है, तो ये था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और आगे जो है इसी प्रकार से करंट अफेयर्स जो भी न्यूज़पेपर में आएंगे, मुझे लगेगा कि ये ज़रूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मैं उन्हें शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।